नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को अध्ययन सुविधा के अनुसार दो खंडों में बांटा गया है, खंड ए और खंड ब। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसके खंड ए का, जिसका शीर्षक है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं वाला जो सेक्शन है उसे भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम, और इस यूनिट के अंतर्गत भी आज हम इसके लास्ट चैप्टर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण के बारे में अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय की प्रकृति क्या है, और सामाजिक न्याय समाज में स्थापित किया जाए इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। यानी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम लोग कुछ सुझावों पे भी चर्चा करेंगे, और इसी के साथ जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन से प्रावधान तय किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात हम लोग जानेंगे आर्थिक न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है, आर्थिक न्याय का स्वरूप क्या है, और भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन से प्रावधान अपनाए गए हैं। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे महिला आरक्षण के संदर्भ में। ठीक है, अब आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर से संबंधित फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है और सामाजिक न्याय की प्रकृति क्या है। क्लियर है बच्चों? तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है, यानी सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ जाने उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। और प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु ने कहा है कि यदि व्यक्ति समाज के बिना जीवित रह सकता है तो या तो वह पशु है या फिर देवता है। तो व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ करता है? समाज में करता है। समाज के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। समाज में अपना जीवन निर्वहन करता है, विभिन्न गतिविधियों का संचालन समाज में करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करता है, अपने हितों की पूर्ति करता है। और इन क्रियाकलापों के मध्य, इन हितों की पूर्ति के मध्य, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के मध्य व्यक्ति के हित टकराते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं जो व्यक्तियों के मध्य असमानता उत्पन्न कर देती हैं। ये किसी भी कारण से हो, ऐतिहासिक कारण से हो, या फिर हम लोग यूं कहें कि परंपरागत कारण से हो, धार्मिक कारण से हो, सांस्कृतिक कारण से हो, या फिर मानव पर राज करने की प्रवृत्ति के कारण हो। किसी भी कारण से हो, ऐसे कुछ तत्व समाज में उत्पन्न होने लगते हैं। उन सभी तत्वों की समाप्ति की बात ही करता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। देखो, व्यक्ति प्रकृति में जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र जन्म लेता है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है। हम लोग ये अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ जाता है, और ये जंजीरें क्या होती हैं? समाज की असमानताओं की, समाज के लेबल की, समाज के स्टेटस की, और यहीं पर ही अन्याय नामक तत्व का जन्म होता है। तो जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वह यह कहती है कि समाज में उत्पन्न होने वाले ये विभेदात्मक जो तत्व हैं, असमानता उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, वे समाप्त हो जाने चाहिए। व्यक्ति प्रकृति में स्वतंत्र जन्म लेता है और प्रकृति के उपभोग का स्वतंत्र अधिकारी होता है। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उसका अधिकारी होता है, और यदि कहीं असमानता उसके साथ बरती जाती है तो यह अन्याय है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसकी मांग करता है सामाजिक न्याय। इसीलिए सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वह 2 बातों पर आधारित है। पहली बात तो है मानव अधिकार से संबंधित, कि मानव अधिकार क्या है? मानव का मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार। तो सामाजिक न्याय बात करता है कि जो मानव होने के नाते जो उसे अधिकार मिलने चाहिए व्यक्ति को, वे उसे मिलने चाहिए। किसी प्रकार की उसके अंतर्गत बाधा नहीं होनी चाहिए, और यदि बाधाएं आती हैं तो उनका निवारण होना चाहिए। ये दायित्व है राज्य का। इसी प्रकार से दूसरा जो तत्व है वह है समानता, क्योंकि व्यक्ति प्रकृति में समान और स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। जैसा जन्म
किसी दूसरे ने लिया है वैसा ही आपने लिया है। तो प्रकृति के संसाधनों का उपभोग करने का अधिकार भी सभी को समान है। अब चाहे ये बात परंपरागत रूप में माने चाहे आधुनिक रूप में माने, न्याय की कोई भी अवधारणा हो उसके अंतर्गत इन दोनों सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। अब बात कर रहे हैं हम लोग न्याय के आधुनिक स्वरूप की, यानी न्याय की आधुनिक अवधारणा की। यानी राष्ट्रीय राज्य अवधारणा के अंतर्गत व्यक्ति को न्याय किस प्रकार से प्राप्त हो और किस प्रकार से समाज में जो असमानताएं होती हैं उन्हें समाप्त किया जाए। अब सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वह सभी प्रकार के न्याय का मूल है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समाज का सदस्य है। इसी के नाते उसे राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, इसी के नाते उसे सांस्कृतिक अधिकार मिलते हैं, इसी के नाते वह नैतिक अधिकारों का उपभोग करता है और इसी के नाते वह आर्थिक अधिकारों का उपभोग करता है। तो सभी प्रकार के अधिकारों का उपभोग तब कर पाता है कि वह समाज का सदस्य है। तो पहली आवश्यकता क्या है? समाज का सदस्य होने के नाते उस व्यक्ति को सभी सदस्यों के समान अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार हो। यही मांग करती है सामाजिक न्याय की अवधारणा। अब विभिन्न देशों के अंतर्गत अनेक प्रकार की अन्यायकारी अवस्थाएं होती ही हैं। चाहे ऐतिहासिक रूप से हम लोग अध्ययन कर लें तो यह भी स्पष्ट होता है कि इतिहास के कालक्रम के अंतर्गत भी किसी न किसी रूप में अन्याय की अवस्था स्थापित थी। उस अन्याय के निवारण की अवस्था को ही सामाजिक न्याय की अवस्था कहा गया है। यानी जो तत्व, जो बातें और जो मान्यताएं व्यक्ति व्यक्ति में भेद करती हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए, यह कहती है सामाजिक न्याय। अब विभिन्न देश अपनी अपनी असमानताओं को समाप्त करके समाज में न्याय स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा ही प्रयास भारत के अंतर्गत भी किया गया है और उसके लिए कुछ प्रावधान निश्चित किए गए हैं। अब बात करें किसी भी देश के लिए तो वह अपने आप को न्यायपरक कहलवाना चाहता है, क्योंकि अब वर्तमान समय के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप प्रजातांत्रिक हो गया है, कल्याणकारी स्वरूप हो गया है। तो प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए उसे अधिक से अधिक कार्य करना पड़ता है। तो वह ऐसी नीतियों का निर्माण करता है, ऐसे नियमों का निर्धारण करता है जिससे समाज में फैले हुए जो अन्याय या असमानता है उसका निवारण हो सके। उन सभी बातों की चर्चा इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय के अर्थ की। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का विभेदात्मक व्यवहार नहीं किया जाए, व्यक्ति व्यक्ति में समान व्यवहार किया जाए, व्यक्ति व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, व्यक्ति व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का विभेद समाज के द्वारा किसी भी आधार पर नहीं किया जाना ही सामाजिक न्याय है। अब भारत भी एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश होने के नाते यहाँ न्याय को मुख्य अवयव के रूप में स्वीकार किया गया है और न्याय के मुख्यतः सामाजिक रूप को, यानी जो सामाजिक रूप है वह सभी रूपों का आधार है, वह आर्थिक का, राजनीतिक का, सांस्कृतिक का, सभी रूपों का आधार है। क्योंकि सारे आधार कब प्राप्त है व्यक्ति को? जब वह समाज का सदस्य है और समाज का सदस्य होने के नाते यदि व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसे सभी प्रकार के न्याय स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि न्याय में भी व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से यदि न्याय प्राप्त हो जाता है तो वह उसके लिए सर्वोचित है, वह उसके लिए श्रेयस्कर है। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ किन प्रावधानों के अंतर्गत न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय का उल्लेख किया गया है और न्याय प्राप्ति का ध्येय निश्चित किया गया है। इसे एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, वो आगे की बात है, वो बाद की बात है जिसमें हम लोगों ने उद्देशिका पढ़ा तब पढ़ लिया है। हम लोग फोकस करना चाहेंगे इसमें न्याय के लिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो और यह प्राप्ति का ध्येय प्राचीन समय से प्रत्येक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। लेकिन यदि भारतीय संविधान के अंतर्गत बात की जाती है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय को 3 रूपों में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूपों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इसे एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है, महत्वपूर्ण ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी के साथ ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यानी संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और संविधान के भाग 4 राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति तत्वों के अंतर्गत इसे स्वीकार किया गया है। विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत न्याय संबंधी प्रावधान निश्चित किए गए हैं। ठीक है, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो के अंतर्गत विस्तार पूर्वक करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय तो इनकी चर्चा अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। देखो बच्चों, सामाजिक न्याय यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सामाजिक और दूसरा शब्द है न्याय। यानी सामाजिक से तात्पर्य होता है कि समाज में रहने वाले लोग, समाज में समाज के सदस्य रहते हैं यानी जनता रहती है, नागरिक रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। तो सामाजिक से तात्पर्य क्या हुआ? समाज में रहने वाले लोग। इसी प्रकार से न्याय से क्या तात्पर्य हुआ? स्वतंत्रता समानता के अधिकारों का वितरण। यानी इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता और समानता पूर्वक अधिकारों का वितरण किया जाए। सभी लोगों के लिए समान स्वतंत्रता और समानता के अधिकार हों, उनका उपभोग कर सकें, ताकि समाज के सभी सदस्य अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। अपनी क्षमताओं का समुचित विकास तभी कर पाएंगे तब जब सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकार होगा और जो भी अधिकार राज्य व्यवस्था में निश्चित किए गए हैं उनका उपभोग करने का अधिकार होगा। किस आधार पर? समानता के आधार पर। यानी व्यक्ति व्यक्ति में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। हम लोग इसे 3 बातों के रूप में समझते हैं। पहले हम लोग इसे इस प्रकार से समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर विभेद नहीं करना ही सामाजिक न्याय है। कोई भी आधार हो सकता है, सामाजिक आधार, धार्मिक आधार, सांस्कृतिक आधार, आर्थिक आधार, जाति, वर्ग, लिंग, संप्रदाय, मूल निवास स्थान या नस्ल आदि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में विभेद नहीं करना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। इससे व्यक्ति को क्या प्राप्त होगी? अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं और अनेक प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। और किस रूप में? समानता के साथ। और प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समान महत्व होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का समान महत्व समाज में स्थापित करना और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना और किसी भी आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। तीनों बातें बच्चों नोट कर लें, यही सामाजिक न्याय को स्पष्ट करती है। मोटे मोटे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर विभेद नहीं करना और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध करवाना तथा उसके व्यक्तित्व की गरिमा और प्रतिष्ठा का महत्व समाज में समझना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। यानी कण कण में भगवान है। अब कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, तो उसकी स्तुति हम किस रूप में करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देकर, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करके और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों का उपभोग करने का अवसर प्रदान करके। यही कहती है सामाजिक न्याय की अवधारणा। अब ये परंपरागत रूप में और आधुनिक रूप में अलग अलग है। जब
हम लोगों ने न्याय के कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें न्याय के विविध रूपों के बारे में और विभिन्न विचारकों के विचार हम लोगों ने जाने थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि कुछ विचारक जैसे प्लेटो ने कहा कि अपने कार्य का अनुपालन करना, अपने कर्तव्य का अनुपालन करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। वहीं अरस्तु जैसे विचारक कहते हैं कि समाज के संसाधनों का योग्यता अनुसार वितरण करना ही न्याय है। वहीं आदर्शवादी विचारक कहते हैं कि राज्याज्ञा का पालन करना, राजा के आदेश का पालन करना ही न्याय है। वहीं भारतीय विचारक कहते हैं कि नैतिक नियमों का अनुपालन करना ही न्याय है। तो अलग अलग विचारकों ने अपने अपने समय के अनुसार और अपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार न्याय को परिभाषित किया है। अब हम लोग बात करें भारतीय प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, तो प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज का स्वरूप था वह वर्ण आधारित था, यानी वर्ण व्यवस्था थी और धीरे धीरे यह जातीय व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। और जब समाज में वर्ण थे उस समय मुख्यतः 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पठन पाठन कार्य का और शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। उसी प्रकार से क्षत्रिय शासन संबंधी और देश की रक्षा व युद्ध संबंधी कार्य करते थे, और वैश्य उद्यम, व्यापार और कृषि संबंधी कार्य करते थे, और जो शूद्र थे वे इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करते थे। और जो व्यवस्था थी समाज की, वर्ण व्यवस्था थी, वह कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। लेकिन कालांतर में समय परिवर्तन के साथ साथ यह जो व्यवस्था थी वह जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई और इसका जो स्वरूप था वह जटिल हो गया। पहले क्या था, ब्राह्मण का जो बेटा था वह शूद्र भी बन सकता था, नालायक होने पर, किसी तरह का योग्य नहीं होने पर। तो क्या करता, वो केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करता। और जो शूद्र था उसका जो पुत्र था वह ब्राह्मण भी बन सकता था, क्योंकि यदि वह विद्वान था, पठन पाठन के कार्य में पारंगत था, तो वह ये कार्य भी कर सकता। यदि शूरवीर था, बलशाली था, तो क्षत्रिय बन सकता था। तो समाज की जो व्यवस्था थी, समाज का जो ढांचा था वह बहुत साफ सुथरा था। लेकिन जाति व्यवस्था आने के कारण समाज का जो स्वरूप था वह कैसे हो गया, जाति व्यवस्था का आविर्भाव कैसे हुआ। अब वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कर्म प्रधान नहीं रहकर जन्म प्रधान हो गया। जो जिस वर्ण में जन्मा वह उसी वर्ण का ही रह गया, चाहे वह योग्य हो चाहे अयोग्य हो। इसी से आविर्भाव हुआ जाति व्यवस्था का। और जाति व्यवस्था अपने साथ अनेक प्रकार की रूढ़ियां, अनेक प्रकार के आडंबर और अनेक प्रकार के भेदभाव लेकर आई। यहीं से प्रारंभ होता है संप्रदायवाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, जिसने समाज में अनेक प्रकार के विभेद उत्पन्न कर दिए। और यहीं से प्रारंभ हो गया सामाजिक अन्याय का। देखो, ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में सामाजिक अन्याय का स्वरूप नहीं था, उसका स्वरूप अलग था, लेकिन हम बात कर रहे हैं आधुनिक अवधारणा के संदर्भ में। तो जाति व्यवस्था है, उसके कारण समाज में जो अन्याय का स्वरूप था वह विकृत हो गया। कई बार प्रश्न बन जाता है कि सामाजिक न्याय के सम्मुख प्रमुख बाधाएं बताइए या प्रमुख चुनौतियां बताइए। तो हम लोग बता पाएंगे कि जो रूढ़िवादिता है, असमानता है, क्षेत्रवाद है, सामाजिक ऊंच नीच की भावना है, सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, ये सभी क्या है, सामाजिक न्याय की स्थापना में बाधाएं हैं। इनके कारण सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाता। तो हमारे प्राचीन जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जातिगत व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म प्रधान थी, जबकि जाति व्यवस्था का जो स्वरूप था वह जन प्रधान हुआ। और उसके कारण अनेक प्रकार की रूढ़िवादिता और अनेक प्रकार के आडंबर आए और यहीं से विभेद का जन्म हुआ। अब ऐसा नहीं है कि इस विभेद को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं किए गए। अब जो आडंबर जातिवाद का था और उसके कारण अनेक प्रकार की ऊंच नीच और भेदभाव की भावना आ गई थी, उसके समाधान के लिए समय समय पर समाज सुधारकों ने प्रयास किया। ये सुधार का जो प्रयास था वह प्रारंभ से ही किया गया। जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, कबीर दास जी है, लोक देवता रामदेव जी है, जिन्हें रामसाब पीर के रूप में जाना जाता है। तत्पश्चात महात्मा गांधी, ऐसे महान समाज सुधारक हुए। उन्होंने अपने विभिन्न प्रयत्नों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से और अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करके, यानी उदाहरण प्रस्तुत करके समाज में इस
बुराई को दूर करने का प्रयास किया, यानी जो समाज में भेदभाव व ऊंच नीच की जो भावना आ गई थी उसे समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन वह प्रयास कितना सफल हो पाया, ये हम वास्तविकता जानते हैं। आज भी हम जानते हैं कि वास्तव में संविधान में अनेक प्रकार के उपबंध हो जाने के पश्चात भी और अनेक प्रकार के समाज सुधारकों द्वारा प्रयत्न किए जाने के पश्चात भी यह बुराई हमारे समाज में बहुत अंदर तक बैठी हुई है और जो सामाजिक न्याय के स्वरूप को विकृत करती है। लेकिन इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जब हम इस असमानता को भुलाकर और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकता, बंधुत्व और भाईचारे के साथ जब हम आगे बढ़े और मिले, तब हमने बड़े से बड़े शत्रु का भी विनाश कर दिया। भारत के वैभव को देखकर यहाँ पर अनेक प्रकार के विदेशी जो आक्रांता थे वे आए। इसी क्रम में अंग्रेज भी आए और जब अंग्रेजों ने हमें इस तरह से लड़ते भिड़ते देखा तो और लड़ना भिड़ाना शुरू कर दिया और नीति प्रारंभ की, फूट डालो और राज करो की नीति। अब इसके कारण अंग्रेज लगभग 3 शताब्दियों तक हमारे यहाँ राज करते रहे। लेकिन जब सभी भारतीय सभी प्रकार के भेदभाव भुलाकर समानता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डट खड़े हुए, तब उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने में कामयाबी हासिल की और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की जब स्थापना होती है तो वह एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। समाज की वह शक्ति बन जाती है जो व्यक्ति को तो मजबूत करती ही करती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था को, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को भी मजबूत करती है। अब हम बात करते हैं कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वह किसी राज्य व्यवस्था के लिए किस प्रकार से और किस रूप में आवश्यक है। देखो, जहाँ जहाँ असमानता होती है वहाँ क्रांति होती है, अरस्तु ने ऐसा कहा है। ये क्रांति का मूल कारण ही क्या है? असमानता या विभेदपूर्ण व्यवहार। यदि समाज में सामाजिक न्याय नहीं है तो वहाँ विद्रोह होंगे, युद्ध होंगे, बगावत होगी, यानी क्रांतियाँ होगी और जो शासक प्रशासक है उनकी सत्ता भी अस्थिर हो जाती है, यानी स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि असमानता के कारण विद्रोह और युद्ध जन्म लेते हैं। तब राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है या शासकों के लिए आवश्यक है कि समाज में न्याय की स्थापना करे। यही क्या है? सामाजिक न्याय। वही शासन सुदृढ़ रह सकता है, वही शासक निश्चिंत रह सकता है जिस समाज के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना है। तो कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय किसी शासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक स्तंभ है, आवश्यक आधार है। इसीलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक न्याय को अत्यंत महत्व दिया गया है, जबकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण इसका महत्व दोहरा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, वह है भेद मूलक संरक्षणात्मक विभेदन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसे आम बोलचाल की भाषा के अंतर्गत हम लोग आरक्षण कहते हैं। अब समाज में सभी व्यक्तियों को सामाजिक संसाधनों का और अधिकारों का उपभोग करने का समान अधिकार है, यह बात कही गई है। अब उस अधिकार का उपभोग सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐतिहासिक कारण से या सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य किसी रीतिगत या परंपरागत कारण से पिछड़ जाते हैं, पिछड़े हुए रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, दमित रह जाते हैं और विकास की उस दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके कारण वे उन अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर पाते हैं जो अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो पहले तो उन्हें सक्षम बनाना होगा। उनके सक्षम बनाने के प्रयास के कारण ही कहीं ना कहीं समाज में विभेद हो जाता है। इसे ही कहा है भेद मूलक न्याय, जिसे भेद मूलक समानता भी कहा जाता है या संरक्षणात्मक विभेदन भी कहा जाता है। यानी राज्य का दायित्व है कि समाज के सभी व्यक्तियों का समुचित विकास करे और सभी व्यक्तियों को अधिकार उपभोग की स्थिति के अंतर्गत लेकर आए। लेकिन यदि कोई वर्ग पीछे रह जाता है, वह अपना विकास नहीं कर पाता है, तो राज्य कहीं थोड़ा सा भेद करके उस पिछड़े वर्ग को संरक्षण प्रदान करता है ताकि वह लाइन में आ सके, ताकि वह उस पंक्ति पर आ सके जहां पर विकास के लिए सब लोग दौड़ प्रारंभ कर रहे हैं। इसी स्थिति को कहा जाता है भेद मूलक न्याय।
इसका एक सिद्धांत है कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। यानी जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, तो राज्य के द्वारा उनके साथ असमान व्यवहार करते हुए, कैसा, सकारात्मक रूप से उन्हें संरक्षण प्रदान करते हुए उनके हितों में संवर्धन करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि यही क्या है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय समता मूलक समाज की स्थापना करने का ध्येय रखता है। और समता मूलक समाज कब हो सकता है, जब सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो कोने में बैठा है, उसे पता ही नहीं है कि रंगमंच पर क्या हो रहा है और बाकी सभी अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो जो कोने में व्यक्ति बैठा है, जो साइड में व्यक्ति बैठा है, उसे मुख्य धारा में जोड़ना। जो हाशिए पर जो वर्ग हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास ही संरक्षणात्मक विभेदन कहलाता है। यानी राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐतिहासिक विकास क्रम में पिछड़े वर्गों की पहचान कर उन्हें समान स्तर पर लाने का प्रयास करे, उन्हें संरक्षण प्रदान करे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरक्षण कहते हैं। और भारतीय संविधान में इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की भी गई है। जैसे हम लोग बात करें कि लोकसभा के अंतर्गत तो 552 सीटें निर्धारित है और वर्तमान में 545 सीटों पर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जिसमें से 2 प्रतिनिधि एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो जो 543 सदस्य हैं, उनमें से 131 सीटें रिजर्व की गई है पिछड़े वर्गों के लिए, एससी और एसटी के लिए। तो एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से इन्हें राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है ताकि ये वर्ग अपने हितों की रक्षा कर सके। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों के अंतर्गत और स्कूल कॉलेज के अंतर्गत प्रवेश के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए क्या प्रावधान किया गया है, 15% सीटों का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से एसटी के लिए 7.5% सीटों का प्रावधान किया गया है और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटों का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 1/3 सीटें, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत 1/3 सीटों पर महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था भी क्यों की गई है, क्योंकि यह वर्ग पिछड़ा हुआ है, जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए था वैसा इनका विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत से प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये प्रावधान संरचनात्मक विभेदन की अवस्था को बताते हैं, यानी जब कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, जब कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है तो उसके विकास के लिए प्रयास किया जाए। जैसे समाज की मुख्य धारा में आने के लिए तीनों ही व्यक्ति प्रयासरत हैं और इन तीनों को समानता के आधार पर ये संसाधन दे दिए गए। तो क्या ये व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ पा रहा है? नहीं जुड़ पा रहा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको संरक्षण प्रदान कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम कर दिए इसके लिए, ताकि यह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, समाज के अंतर्गत अपनी भागीदारी निभा सके। यह व्यवस्था भी क्या है, सामाजिक न्याय की ही अवधारणा है, जिसे हम लोगों ने किस रूप में जाना, भेदमूलक समानता के रूप में जाना। और सामाजिक न्याय के प्रमुख जो पैरोकार हैं जॉन रॉल्स, उन्होंने कहा है कि राज्य के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं उसके अंतर्गत यदि अंतिम व्यक्ति तक वह प्रयत्न नहीं पहुंचता है, यदि अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुंचता है और अंतिम व्यक्ति तक नीति का लाभ नहीं पहुंचता है, योजना का लाभ नहीं पहुंचता है, तो वह न्याय क्या है, अन्याय है, न्याय नहीं है। क्योंकि समाज रूपी जो माला है विभिन्न मोतियों के संयुग्मन से बनती है, विभिन्न मोतियों के जोड़ से बनती है, और यदि ये अंतिम कड़ी कमजोर है तो क्या ये माला पहनी जा सकती है? क्या नहीं। समाज का विकास भी नहीं हो सकता और व्यक्ति का विकास भी नहीं हो सकता। तो आवश्यकता है कि इस अंतिम कड़ी को मजबूत किया जाए, अंतिम व्यक्ति तक समाज के संसाधनों की, अधिकारों के उपभोग की स्थिति पहुंचाई जाए। तो यह क्या है, भेदमूलक संरक्षण की अवधारणा है, जिसे हम लोगों ने सामाजिक न्याय के अंतर्गत जाना। इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जाना
कि सामाजिक न्याय वह अवधारणा है जो यह कहती है कि व्यक्ति व्यक्ति में किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर और स्वतंत्रताएं, अधिकार उपलब्ध करवाए जाएं और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के महत्व को समझा जाए, यानी व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाए। इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असामाजिक न्याय के कौन कौन से प्रावधान हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।